तो उसने पत्रिका निकाली थी उसकी, उस पत्रिका में गांधी के नाम के आगे महात्मा लिखा था। किसी ने भी लाख लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी नहीं दी। और फिर एक बार गांधी जब पुनः आए तो उन्होंने कहा कि वास्तविक महात्मा तो ज्योतिराव ही है। गांधी को भी ऐसा था, मैं तो नहीं हूं। इनडायरेक्टली वो उसको अपराध बोध हुआ होगा, ये तो रियल महात्मा है साला, मैं तो ऐसी ही फेक महात्मा हूँ, फेंका हुआ महात्मा हूँ। तो उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि अब मैं सत्य के प्रयोग करने वाला आदमी असत्य कैसा बोलूं, तो उसको कहा कि वास्तविक महात्मा ज्योतिराव फुले। उससे भी ये प्रमाणित होता है कि गांधी महात्मा नहीं थे, मगर भारत का जो मीडिया है उस मीडिया ने गांधी को महात्मा के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और गांधी का विरोध करने वाले जो भी लोग थे उसमें सबसे बड़े व्यक्तियों में मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो उनको उन्होंने देशद्रोही के तौर पर उसकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की। तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग है। ये भी मीडिया का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इसमें एक और बात शामिल है, ब्लैकमेल करने का, झूठी खबरें छापने का। तो इंडिया टुडे ने हमारे विरोध में, हमने जब आंदोलन किया था गुजरात में हिम्मतनगर के एरिया में, तो अहमदाबाद के अखबार में और इंडिया टुडे में हमारी खबर छापी कि ये जो वामसेफ वाले लोग हैं ये सेमी नक्सलाइट लोग, इमेज बिल्डिंग, यानी डायरेक्ट नक्सलाइट नहीं बोल सकते एकदम, क्योंकि है नहीं, तो पहले सेमी नक्सलाइट बोलने का, अर्ध नक्सलवादी लोग। ये इंडिया टुडे में लिखा उन्होंने, अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा। तो मैंने बॉम्बे पूना के कोर्ट में उसके खिलाफ में केस दायर कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि वो लिखित है। तो उन्होंने यहाँ हियरिंग में हाजिर करने के बजाय उसको उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पैसे वाले लोग हैं, चोपड़ा उसका कार्यकारी संपादक था। जब हमने केस दाखिल किया तो चोपड़ा को हमारी वजह से इंडिया टुडे के कार्यकारी संपादक पद से हटाया गया। तो सेमी नक्सलाइट ये टर्म उन्होंने खुद बनाई, खुद तैयार की कि डायरेक्ट इनको नक्सलाइट नहीं कहा जाता, सेमी नक्सलाइट से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग झूठे खबरें इधर छापते थे, मराठी पेपर वाले भी, ब्राह्मण बनिया के, उनके खिलाफ में हमने कई जगह केसेस दाखिल किया, कोई जवाब नहीं दे पाया। तो जो ब्लैकमेल करने वाला एक एस्पेक्ट है मीडिया में, एक तो ब्लैकमेल करते हैं। अगर उनको ब्लैकमेल करने के लिए रोका जाए तो फिर वो ब्लैकआउट करते हैं। ब्लैकआउट का मतलब है आपकी खबर को बिल्कुल भी नहीं छापा जाए। एक नहीं छापना है, यानी लोगों को पता ही नहीं चलने देना है, जंगल में मोर नाचा है, पता ही नहीं चलने देना है। क्योंकि अगर खबर छाप जाती है तो लोगों तक पता चल जाएगा। जैसे भीमा कोरेगांव का जो मामला था, वो ये आंदोलन हमने चलाया था, प्रकाश आंबेडकर का इसके साथ कोई संबंध नहीं था। जो महाराष्ट्र बंद का हमने ऐलान किया तो सारे मीडिया वालों ने ये सोचा, अरे ये तो फिर तो महाराष्ट्र में वामन मेश्राम का नेतृत्व जो है इसके बाद इस्टेब्लिश हो जाएगा और वो तो फिर हम लोगों को फूंक मार के उड़ा देगा। तो इसलिए मीडिया वालों ने, और ये प्रबंध जो है फडणवीस के द्वारा किया गया था। ये सारे वीडियो जो है हमारे पास, सारा रिकॉर्डिंग है कि प्रकाश आंबेडकर फडणवीस के घर से निकलकर आने के बाद ऐलान किया, फिर दोबारा बंद करने के लिए भी पूछने के लिए गया। प्रकाश आंबेडकर कितने बजे बंद करने का, आपको ने बताया नहीं अभी तक। नहीं अभी ठीक है, 4:30 बजे बंद कर देना। तो 4:30 बजे बंद भी करवा दिया, बाहर आके, वो भी बाहर आके किया, पहले अंदर गया फिर बाहर आके किया।
ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं कि ये ब्लैकमेल करने का काम वो करते हैं या इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं या इमेज डिस्ट्रॉइंग करने का काम करते हैं या खबर को ना छाप कर ऐसा कोई आंदोलन चला वो मालूम ना हो इसकी भी खबरदारी लेते हैं। ये सारी बातें वो करते हैं। तो इमेज बिल्डिंग में ही प्रोजेक्शन शामिल है। किसको प्रोजेक्ट करने का? मान लो कि हम आंदोलन चला रहे, प्रोजेक्ट कर रहे प्रकाश आंबेडकर को, उसका वो अपने जीवन में भीमा कोरेगांव को नहीं गया। अभी मेरे ख्याल से 65 के ऊपर उसकी उम्र है, अपने जीवन में कभी नहीं गया। जब हमने इसको इश्यू बनाया तब गए। और पत्रकारों ने पूछा गए थे क्या, तो झूठ बोला, हाँ गया था, रात में गया था। अब वो उसको मालूम ही नहीं कि हमारे लोग 4 बजे तक वहां, उधर मीडिया वाले उधर ही है, उधर हमारे लोग वीडियो वगैरह करके 4 बजे तक उधर ही थे। तो फिर उसका झूठ पकड़ा गया कि वो उधर गया ही नहीं था। वो 4 बजे तक इसलिए भी थे क्योंकि हमारा उधर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। दूसरे दिन जो कार्यक्रम होना था वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था और 1 साल तक तैयारी हम कर रहे थे। लाखों लोग सारे देश भर से आए थे। तो ये बहुत सारी बातें हैं मीडिया के संबंध में जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मीडिया चलाना पड़ता है। वो लोग उन लोगों के आंदोलन चलाने के लिए भीड़ का, बाजार के अंदर का फोटो ले लेते या जो लोकल गाड़ी है उससे लोग जब उतरते हैं तो वो बहुत भीड़ होती है, उसका फोटो ले लेते हैं और फोटो लेकर वो दिखाते हैं कि ये इनके आंदोलन का है। अब कोई वेरिफिकेशन का कोई मापदंड तो जो देखने वाले लोग हैं उनके पास होता नहीं है। जो वेरिफिकेशन का जो सिद्धांत है, कोई इंस्पेक्टर अगर मान लो नौकरी पे आ गया, इंस्पेक्टर हो गया, तो इंस्पेक्टर को भी वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता। ये मर्डर किसी ने किया, ये पुलिस इंस्पेक्टर को भी समझ में नहीं आता ये सच क्या है झूठ क्या है। उसका बाकायदा सच और झूठ का फर्क करने की तमीज पैदा करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आम आदमी जो देखने वाला है या पढ़ने वाला है उसके बाद कहाँ वेरिफिकेशन का तमीज है या समझ है, जो उसको वो समझेगा। जैसे अभी विलास ने एक उदाहरण कहा कि किसी मुसलमान को वो आतंकवादी घोषित कर देते हैं, मीडिया लगातार प्रचार कर देते हैं और प्रचार करने के बाद में, लगातार प्रचार करने के बाद में वो उसके ऊपर आतंकवाद का ठप्पा लगा देते हैं और फिर उसको अरेस्ट किया जाता है। वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल जेल में सड़ता है। उसके बाद हाई कोर्ट का डिसीजन आता है। ऐसा जंगली महाराज केस में 52 लोगों को छोड़ दिया। ये जो हिमायत बेग है उसको 2 बार 3 बार फांसी की सज़ा हुई, उसको आजीवन कारावास हुआ और आजीवन कारावास का कारण दिया कि उसके घर में ये RDX मटेरियल मिला। तो RDX मटेरियल मिला है, पुलिस वाले ये RDX मटेरियल लेके जाते घरों में दूसरों के और उसको कहते हैं हाँ इनके घर में मिला, वो अपने पास ही लेके जाते। आप बोलेंगे भाई ये तो भयंकर बात, आप पर इसका कोई सबूत है? कोल्हापुर में हमारे बामसेफ का कार्यकर्ता, शेख का कार्यकर्ता, शेख का बेटा वीडियो बनाने का काम करता था, रिपेयरिंग का वीडियो रिपोर्टिंग का काम करता था। तो उसने अपने दुकान में CCTV कैमरे लगा रखे। अब पुलिस वालों को पता ही नहीं। 6 पुलिस वाले आए,
और उन्होंने अपने ही सफारी में से मोबाइल निकाल करके, तुम आतंकवादियों से बात करते हो? कहा कि नहीं, मैं आतंकवादियों से कहाँ से बात करता हूँ? तो मोबाइल निकाला, ये मोबाइल है जिस पर तुम बात करते हो। नहीं, ये मोबाइल तो तुमने अपने से जेब से निकाला। वो बोल रहा है ये तो आपने अपने जेब से निकाला, तो मैं कैसे बात कर सकता? नहीं 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 करते हो, चलो लेकिन अरेस्ट कर। अब पुलिस वालों को मालूम ही नहीं कि चलो सीसीटीवी कैमरे में मैं खुद अपना मोबाइल निकालते हुए उसमें रिकॉर्ड में आ गया। वो सारा रिकॉर्ड हाई कोर्ट के लोगों के सामने रखा गया। हाई कोर्ट के जज ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और इंक्वायरी के ऑर्डर में पता चला कि पुलिस वालों ने कॉन्स्पिरेसी बनाकर वो मटेरियल मोबाइल खुद लेके गए। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी को आतंकवाद के तौर पर फंसाने के लिए अपने पास ही मटेरियल लेके जाते हैं और उसको मुद्दा माल सबूत बना करके उसके खिलाफ में यूज करते हैं और उसको आतंकवादी घोषित करते हैं। उस तरह से आरडीएक्स मटेरियल तुम्हारे घर में मिला। अरे भारत में मिलिट्री के अलावा आरडीएक्स मटेरियल नहीं रहता है, बाहर किसी को नहीं मिलता। अगर इसके पास आरडीएक्स मटेरियल मिला तो इसका दूसरा मतलब है विदेश से आया होगा, समंदर से आया होगा। तो फिर आपने इसको तो आरडीएक्स मटेरियल के तौर पर पकड़ा, तो उसको ये पूछना चाहिए था कि आपने लिया कहाँ से, वो कौन लोग हैं विदेश वाले जिन्होंने, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। फिर उसको आजीवन कारावास दे दिया हिमायत बेग को। मगर पुलिस वालों ने कोर्ट में जो गवाह दिए थे, उन गवाहों को एक पत्रकार जाके मिला उन गवाहों। अब उनको मालूम ही नहीं है कि उनके साथ बातचीत करते वक्त उसका रिकॉर्ड जो है वो हो रहा है। तो रिकॉर्ड किया गया कि आपने कोर्ट में ऐसा ऐसा कहा। नहीं, वो तो पुलिस ने बोला ऐसा कहने के लिए। हिमायत बेग तो पूना में था ही नहीं उस दिन, वो तो औरंगाबाद में था। मगर पुलिस वालों ने हमसे कहा, नहीं तो कहा कि तुमको भी अंदर डाल देते। तो झूठे जो मतलब केसेस है वो पुलिस वालों ने तैयार किए। ऐसा सारा रिकॉर्ड जो है उस पत्रकार ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में वो सार्वजनिक कर दिया सोशल मीडिया। फिर वो रिव्यू हुआ, उसको 2 बार फांसी की सजा हुई थी, वो रिव्यू हुआ। रिव्यू होने के बाद में फिर कोर्ट ने बदल कर, अब जो आदमी कोर्ट में फिर ये कह रहा था, जज ने अपने से कहने हॉस्टेल जल, हाँ जो गवाह होता हा हॉस्टेल जल, हाँ बदल लेला है। पूर्वी हाँ ऐसा मन होता था, अभी वो ऐसा बोलता है, ये हॉस्टाइल हो गया है, इसकी बात को सही नहीं माना जा सकता। जज भी उसके अंदर मिला हुआ। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसको आतंकवाद के बाद 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में एक लाइन की खबर अखबार में नहीं आती कि इसको निर्दोष छोड़ दिया गया। अब वो अखबार वाला कैसे छापेगा, बोलेगा चला मैंने ही तो इसको आतंकवादी घोषित किया था, अगर मैं ही अखबार में छापूंगा तो जो मेरा पाठक वर्ग है वो सोचेगा कि ये अखबार वालों ने लिखा था कि ये आतंकवादी है, यही खबर लिख रहा है कि निर्दोष छोड़ दिया। तो इसका मतलब अखबार वालों ने ये कैंपेन चलाकर मीडिया ट्रायल चलाया था। इसको आप लोगों को अभी समझ में मालूम नहीं होगा ये मीडिया ट्रायल क्या मामला है। एक होता है कोर्ट में ट्रायल चलता है किसी आरोपियों के खिलाफ में, तो कोर्ट में ट्रायल कैसे चलता है, कोर्ट में ट्रायल चलता है